हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी से रेलवे एग्ज़ाम में पूछे गए 10 महत्वपूर्ण सवाल की। जी हाँ दोस्तों, आपका ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और रेलवे के हर एक एग्ज़ाम में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सोर्सेज ऑफ एनर्जी के 10 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल को करेंगे जिसको पढ़ने के बाद आपका ये टॉपिक पूरी तरह से और आसानी से क्लियर हो जाएगा। और हाँ, ध्यान में रखिएगा, आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के एक उदाहरण की पहचान करें। आपका ऑप्शन दिया हुआ है प्राकृतिक गैस, दूसरा ऑप्शन है पवन ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है सौर ऊर्जा। और आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि सर अगर हमसे ये पूछा जाता कि ऊर्जा के स्रोत क्या हैं तो हम सभी कह देते कि सर ये सभी के सभी ऊर्जा के स्रोत हैं। लेकिन हमसे ये पूछा जा रहा है कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या होता है। अब ये चीज़ क्या होता है सर, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है सर, पारंपरिक स्रोत की बात की जा रही है। अच्छा, पारंपरिक से आपको नहीं लगता है कि सर कहीं ना कहीं परंपरा की बात की जा रही है। जब परंपरा की बात हम लोग करते हैं तो इसके बारे में क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं सर कोई भी चीज़ जो लंबे समय से होता चला आ रहा है वही हम लोगों के लिए परंपरा कहलाता है। ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम लोग पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की बात करते हैं, जब भी हम लोग पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की बात करते हैं तो हम सभी इसके बारे में क्या कहते हैं, हम सभी कहते हैं कि सर ऊर्जा के ये वैसे स्रोत हैं जिसका प्रयोग हम लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं और इसकी मात्रा क्या है सर, सीमित है। हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी आपसे ये पूछा जाए कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या होता है, आप सभी क्या कहेंगे, ये ऊर्जा के वैसे स्रोत हैं जिसका प्रयोग लंबे समय से होता आ रहा है लेकिन इसकी जो मात्रा है वो क्या है सर, सीमित है। और ध्यान में रखेंगे कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का उदाहरण क्या क्या होता है, तो सर प्राकृतिक गैस, पहला उदाहरण प्राकृतिक गैस, दूसरा हो जाता है सर कोयला, फिर हो जाता है आपका पेट्रोलियम, फिर आपका ताप विद्युत संयंत्र, ये सब के सब क्या है सर, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के उदाहरण हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के एक उदाहरण की पहचान करें। आप सभी कहेंगे सर अभी जस्ट आपने बताया है कि प्राकृतिक गैस क्या है, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का उदाहरण है, तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र, हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ऊर्जा के जो स्रोत हैं, ऊर्जा के जो स्रोत हैं इसको हम लोग प्रयोग के आधार पे, इसको हम लोग किसके आधार पे सर, प्रयोग के आधार पर दो भाग में बांटते हैं। ऊर्जा के जितने भी स्रोत हैं उसको हम लोग प्रयोग के आधार पे कितने भाग में बांटते हैं, दो भाग में बांटते हैं। तो पहला तो आपका हो जाता है पारंपरिक स्रोत और दूसरा होता है आपका गैर पारंपरिक स्रोत। दूसरा कौन सा होता है आपका, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। ध्यान में रखिएगा, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत को इंग्लिश में हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं और पारंपरिक स्रोत को हम लोग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। आप कहेंगे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या होता है, ध्यान में रखना है कि ऊर्जा के वैसे स्रोत जिसका प्रयोग लंबे समय से नहीं हो रहा है, जिसका प्रयोग तकनीकी के विकास होने के बाद होना शुरू हुआ है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। आप कहेंगे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो आपके ऑप्शन में जो बाकी के 3 अदर ऑप्शन हैं, जो आपका पवन ऊर्जा है, जो आपका सौर ऊर्जा है और जो आपका नाभिकीय ऊर्जा है, ये सब के सब क्या है सर, तो सर ये सब के सब ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत हैं। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि क्या सर ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत के बस यही 3 उदाहरण हैं। जी नहीं, आपके पास और भी बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जो ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत का उदाहरण है, जैसे कि आपका ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, साथ ही साथ ओटी एनर्जी जिसको हम लोग इंग्लिश में ओशियन थर्मल एनर्जी और हिंदी में हम लोग समुद्रीय उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। ये सब के सब क्या हैं सर, तो ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत के उदाहरण हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है।
आपका ऑप्शन दिया हुआ है ऊर्जा के अक्षय स्रोत, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। जी हाँ, अभी जस्ट आपने देखा था कि जो आपका पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होता है, जो आपका पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होता है, उसका उपयोग हम लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। इसका उपयोग क्या कर रहे हैं हम लोग सर? लंबे समय से करते आ रहे हैं और इसकी मात्रा क्या है? सीमित है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इस पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या होता है? इस पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अभी जस्ट आपने देखा है कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे सर कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सारे क्या हैं सर? तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हैं। मेरे मित्र आपको ये भी मालूम है कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सारी चीज़ अगर एक बार ख़त्म हो जाए तो फिर से इसको जल्दी प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि सर ये सब के सब क्या कहलाते हैं? ये सब के सब गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। ये सब के सब क्या कहलाते हैं सर? गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं, यानी कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहलाते हैं। मेरे मित्र आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का दूसरा नाम क्या होता है? आप कह रहे हैं कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो हैं वो अगर एक बार ख़त्म हो जाए तो इसको फिर से जल्दी से बदला नहीं जा सकता है और इसीलिए इसको हम लोग गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि सर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का दूसरा नाम गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था कि ऊर्जा के प्रयोग के आधार पर हम लोग ऊर्जा के स्रोत को दो भाग में बांटते हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ध्यान में रखिएगा कि ऊर्जा के स्रोत की मात्रा के आधार पर, ऊर्जा के स्रोत के मात्रा के आधार पर ऊर्जा के स्रोत को हम लोग कितने भाग में बांटते हैं? दो भाग में बांटते हैं। पहला होता है आपका गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और इसके नाम से ही स्पष्ट है कि गैर नवीकरणीय मतलब ऐसे ऊर्जा स्रोत जिसको आप फिर से नया नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, गैसोलीन, ये सब क्या है सर? ये सब के सब आपका गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। तो पहला तो आपका ये हो जाता है और दूसरा होता है आपका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। दूसरा क्या होता है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ध्यान में रखेंगे कि इसके भी नाम से ही स्पष्ट है, नवीकरणीय लिखा हुआ है। नवी का मतलब क्या होता है? तो सर नवी का मतलब नया होता है और करणीय का मतलब क्या होता है? करना होता है। मतलब क्या कि ऐसे ऊर्जा स्रोत जिसको आप फिर से प्राप्त कर सकते हैं वो क्या कहलाएगा? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाएगा, यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहलाएगा। और इसके एग्जाम्पल कौन होंगे? तो आप सभी कहेंगे सर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या फिर आपका जो भूतापीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, ये सब के सब क्या है सर? तो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। मेरे मित्र यहाँ पे आप ये भी ध्यान में रखेंगे, अभी जस्ट आपने देखा है कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब के सब क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का दूसरा नाम क्या होता है? आप कहेंगे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि आपका गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? इसी को हम लोग अक्षय ऊर्जा संसाधन बोलते हैं। अक्षय ऊर्जा संसाधन। आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ? अभी जस्ट आपने देखा है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं उसको आप फिर से प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का क्षय नहीं होता है। तो यहाँ पे इसको हम लोग अक्षय ऊर्जा संसाधन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इस संसाधन का क्षय नहीं होता है। तो आप इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जीवाश्मों से ऊर्जा, सौर ऊर्जा, और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी कि कौन सा गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर अभी जस्ट आपने बताया है कि जो पवन ऊर्जा होता है, यानी कि जो विंड एनर्जी होता है, और जो भूतापीय ऊर्जा होता है, और हमारे ऑप्शन में जो सौर ऊर्जा दिया हुआ है, ये सभी क्या हैं? तो आप सभी कहेंगे सर आपने अभी जस्ट बताया है ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ये क्या है सर? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ध्यान में रखिएगा कि आपके ऑप्शन में जो जीवाश्म ऊर्जा दिया हुआ है,
जो जीवाश्म ऊर्जा दिया हुआ है, एक्चुअली ये फॉसिल्स एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है? तो सर ये आपको जीवाश्म ईंधन से मिलती है। कहाँ से मिलती है सर? जीवाश्म ईंधन से, यानी कि फॉसिल्स फ्यूल से मिलती है। और आपको मालूम है कि जीवाश्म फ्यूल आपका कौन सा होता है? तो सर कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है, नेचुरल गैस होता है। ये सब के सब क्या है सर? तो फॉसिल्स फ्यूल से, यानी कि जीवाश्म ईंधन है, और इनसे हमको क्या मिलेगा? जीवाश्म ऊर्जा मिलेगा। आप बताइए कि अब इन चारों में से कौन सा गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होगा, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं होगा? आप सभी कहेंगे सर जीवाश्म ऊर्जा जो है ये गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण होगा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही आसान सा सवाल। क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में बहुत लंबे समय तक जमा हुए हैं और जिनके खत्म हो जाने पर उन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता है। आपका ऑप्शन है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत, सौर ऊर्जा, ऊर्जा के अच्छे स्रोत। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऊर्जा के वैसे स्रोत जो प्रकृति में लंबे समय बाद जमा हुए हैं और ये अगर एक बार ख़त्म हो जाता है तो इसकी प्राप्ति फिर जल्दी नहीं हो सकती है, इस प्रकार के ऊर्जा स्रोत को क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे सर अभी जस्ट आपने बताया है इस प्रकार के ऊर्जा स्रोत को क्या कहते हैं? गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत भी दिया हुआ है, तो अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कशन करा है कि ऐसा स्रोत जिसको आप फिर से नया कर सकते हैं, यानी कि जिसको आप फिर से प्राप्त कर सकते हैं, क्या कहलाएगा? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कहलाएगा। आप कहेंगे हमारे ऑप्शन में सौर ऊर्जा दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? भाई आप सभी समझते हैं कि आपको सन से जो ऊर्जा मिलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं। आप कहेंगे हमारे ऑप्शन में ऊर्जा का अच्छा स्रोत दिया हुआ है, तो आप ये बताइए कि ऊर्जा का अच्छा स्रोत किसको बोला जाएगा? ये आपका एक अहम सा पॉइंट हो जाता है कि आप ऊर्जा के किस टाइप के स्रोत को अच्छा स्रोत मानेंगे। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ऊर्जा का अच्छा स्रोत वही होगा जिसका ऊष्मीय मान ज़्यादा होगा। ऊर्जा का अच्छा स्रोत वही माना जाएगा जिसका ऊष्मीय मान क्या होगा सर? ज़्यादा होगा, जो आसानी से उपलब्ध होगा, जो आसानी से उपलब्ध होगा, जिसको स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने में, जिसको स्टोर बोले तो रखने में और ट्रांसपोर्ट बोले तो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, ट्रांसपोर्ट करने में आसानी होगा या करने में आसान हो। यहाँ पे जिसको नहीं लिखिएगा, यहाँ पे ये लिख लीजिएगा जो स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने में आसान हो और साथ ही साथ जो सस्ता भी हो। जो क्या हो सर? सस्ता भी हो। उस टाइप के ऊर्जा स्रोत को हम लोग क्या मानेंगे? अच्छा स्रोत मानेंगे। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ऊर्जा का अच्छा स्रोत वही स्रोत होगा जिसका उसमें मान ज़्यादा होगा, जो आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, जिसको आप स्टोर और ट्रांसपोर्ट आसानी से कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो सस्ता होगा आप उसको क्या कहेंगे? सर दैट इज़ द गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आप सबों के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर बाकी सब तो सही है लेकिन ये ऊष्मीय मान का क्या लोचा है? मेरे मित्र आप सभी याद रखना कि ऊष्मीय मान को ही हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसी को कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। और क्या होता है? तो सर किसी 1 kg फ्यूल को जलाने पर, किसी 1 kg फ्यूल को जलाने पर आपको जितनी ऊष्मीय ऊर्जा मिलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उस फ्यूल का ऊष्मीय मान यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ऊष्मीय मान का यूनिट क्या होता है। आप सभी कहेंगे सर ऊष्मीय मान का यूनिट केजे पर केजी होता है। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं सर? किलो जूल पर केजी पढ़ते हैं। तो आप इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है जल विद्युत, जैव ईंधन, भूतापीय ऊर्जा, गैसोलीन। आपका क्वेश्चन वही है लेकिन ऑप्शन अलग अलग है। ध्यान दीजिए कि आपके इस क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है जल विद्युत, पहला दिया हुआ है जल विद्युत, दूसरा दिया हुआ है जैव ईंधन, दूसरा क्या दिया हुआ है? जैव ईंधन, तीसरा दिया हुआ है भूतापीय ऊर्जा, और चौथा आपका दिया हुआ है गैसोलीन। और आपको बताना है इन चारों में से कौन सा
ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर यहाँ पे जो जल विद्युत दिया हुआ है और जो भूतापीय ऊर्जा दिया हुआ है ये तो पहले से ही क्लियर है कि ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, अभी जस्ट आपने इसकी चर्चा भी करा है। लेकिन यहाँ पे जो जैव ईंधन दिया हुआ है इसको कहीं ना कहीं हम लोग रिलेट किससे कर पा रहे हैं, जीवाश्म ईंधन से कर पा रहे हैं। गलत हो जाता है सर। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो आपका जैव ईंधन होता है, जो आपका जैव ईंधन होता है ये क्या होते हैं सर, तो सर ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं। क्या होते हैं सर, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं। जबकि जीवाश्म ईंधन जो होता है, जो आपका जीवाश्म ईंधन होता है ये क्या होता है सर, तो सर ये गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है, गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है। तो आप लोग कभी भी जैव ईंधन को जीवाश्म ईंधन से रिलेट नहीं करेंगे। जीवाश्म ईंधन आपका अलग चीज़ होता है, जैव ईंधन आपका अलग चीज़ होता है। ध्यान में रखिएगा, जैव ईंधन को हम लोग कृत्रिम तरीके से बनाते हैं, जैसे हम लोग बायोडीजल बनाते हैं तो किससे बनाते हैं, प्लांट वगैरह से बनाते हैं। लेकिन जो आपका जीवाश्म ईंधन होता है इसको हम लोग कृत्रिम तरीके से नहीं बनाते हैं, ये आपका नेचुरल तरीके से बनता है। जैसे कि आपका नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, कोल है, क्या आप इसको आर्टिफिशियल तरीका से बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। लेकिन बायोडीजल जो आपका जैव ईंधन है इसको आप अपने से बना सकते हैं, आर्टिफिशियल तरीका से बना सकते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जैव ईंधन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जबकि जीवाश्म ईंधन क्या है, गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। हालांकि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, इन चारों में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। आप कहेंगे जल विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जैव ईंधन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, भूतापीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो यहाँ पे जो आपका गैसोलीन है जो क्या है सर, एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। गैसोलीन क्या है, जीवाश्म ईंधन है। और ध्यान में रखिएगा अमेरिका में पेट्रोल को ही क्या बोला जाता है, गैसोलीन बोला जाता है। तो आप बताइए कि गैसोलीन क्या होगा, आप कहेंगे गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से होने वाली हानि है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है अस्थिर आपूर्ति, उच्च अपशिष्ट निपटान लागत, अत्यधिक प्रदूषण, उच्च परिचालन लागत। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से होने वाली हानि क्या होती है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जब भी हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से होने वाली हानि की बात करते हैं तो सिंपल एक शब्द में कहते हैं कि सर इससे जो होने वाली हानि होती है वो होती है अस्थिर आपूर्ति की। कौन सी हानि होती है सर? अस्थिर आपूर्ति की। आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या होता है? तो मान लीजिए कि आप सोलर प्लेट के सहारे दिन में क्रिकेट मैच देख रहे हैं, सोलर प्लेट के सहारे दिन में आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं। जब मैच का फाइनल मोमेंट आता है तो बारिश होना शुरू हो जाती है, तो क्या अब आपका सोलर प्लेट काम करेगा? आप कहेंगे सर नहीं काम करेगा। हमारी आपूर्ति क्या थी, हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि ये क्रिकेट मैच जब तक चले तब तक सोलर प्लेट के सहारे ये टीवी चलता रहे। लेकिन जैसे ही बारिश होना शुरू हो गया आपका टीवी बंद हो गया। मतलब यहाँ पे क्या हो गया सर? अस्थिर आपूर्ति, आपको जो चाहिए वो नहीं मिल पाया। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं उससे होने वाली हानि क्या होती है, तो सर अस्थिर आपूर्ति की हानि होती है। मतलब जितना हमारा रिक्वायरमेंट रहता है उतना पूरा नहीं हो पाता है और कंस्टेंटली पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग बैटरी लगा करके टीवी चलाते तो क्या होता सर? चलते रहता। अगर इलेक्ट्रिसिटी रहता उस पर चलता टीवी तो चलते रहता, उसको तो बारिश वगैरह से कोई लेने देना है नहीं। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आप इसको स्टैटिक जीके के रूप में भी याद रख सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गुजरात स्थित सूरत जिला देश का सर्वप्रथम स्थल है जहां 100% डैश उपलब्ध कराया गया है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है सौर संचालित गांव, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सौर संचालित हवाई अड्डा, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है सौर संचालित प्राथमिक विद्यालय, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है सौर संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखना कि गुजरात का जो सूरत जिला है, गुजरात का जो सूरत जिला है ये ऐसा पहला जिला है जहाँ पे 100% सौर ऊर्जा से संचालित 100% सौर ऊर्जा से संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। ध्यान में रखिएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को ही हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, PHC कहते हैं, और इसी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गुजरात स्थित सूरत जिला देश का सर्वप्रथम स्थल है जहां 100% डैश उपलब्ध कराया गया है, आप क्या कहेंगे, सौर संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध कराया गया है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है सौर ऊर्जा डैश पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करती है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है कभी कभी, कभी नहीं, हमेशा, अक्सर। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सौर ऊर्जा कभी कभी पवन ऊर्जा से अधिक शक्ति उत्पन्न करती है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर ए। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों होता है? मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि जो आपका सौर ऊर्जा है ये आपको कब मिलेगा, तो आप कहेंगे सर जब धूप रहेगा तब मिलेगा। और जो आपका पवन ऊर्जा है ये आपको कब मिलेगा, तो आप सभी कहेंगे सर जब हवा चलेगा तब हम लोगों को विंड एनर्जी मिलेगा। तो कभी कभी होता क्या है सर कि हवा का चलना एकदम से बंद हो जाता है लेकिन आपका धूप यूं का यूं रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी कभी हवा चलना बंद हो जाती है उस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ एनर्जी किससे मिलेगी, तो आप कहेंगे सर सौर ऊर्जा से मिलेगी। तो इस स्थिति में जो सौर ऊर्जा होगी उसकी शक्ति पवन ऊर्जा से क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि सौर ऊर्जा कभी कभी पवन ऊर्जा से क्या करती है सर, अधिक शक्ति प्रदान करती है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पवन ऊर्जा की उच्चतम क्षमता है। मेरे मित्र आप इस क्वेश्चन को स्टैटिक जीके के रूप में याद रखेंगे कि पवन ऊर्जा की उच्चतम क्षमता आपको किस क्षेत्र में मिलती है। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि विंड एनर्जी की हायर कैपेसिटी आपको पश्चिमी घाट में मिलेगा। कहाँ मिलेगा सर, पश्चिमी घाट में। आप कहेंगे सर ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ध्यान में रखेंगे कि जो पश्चिमी घाट है सर ये ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है और लगभग 6 राज्यों में ये पूरा पश्चिमी घाट फैला हुआ है। तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि पवन ऊर्जा की अधिकतम क्षमता आपको कहाँ मिलेगी, पश्चिमी घाट में मिलेगी। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि पवन ऊर्जा के लिए हवा का वेग कितना होना चाहिए। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि विंड एनर्जी आपको तभी मिलेगी, यानी कि पवन ऊर्जा आपको तभी मिलेगी जब हवा का वेग क्या होगा सर, 20 किलोमीटर पर आवर होगा। जब हवा का वेग 20 किलोमीटर पर आवर होगा तब आपको विंड एनर्जी मिलेगी। ध्यान में रखिएगा। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंट्री ऑफ विंड किसको बोला जाता है, हवाओं का देश, कंट्री ऑफ विंड किसको बोला जाता है। आप सभी याद रखना, डेनमार्क को कंट्री ऑफ विंड बोला जाता है। डेनमार्क को क्या बोला जाता है सर, कंट्री ऑफ विंड बोला जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है शक्ति स्थल एक सौर ऊर्जा पार्क है जिसका उद्घाटन हाल ही में निम्नलिखित राज्य में हुआ था। आपका ऑप्शन दिया हुआ है कर्नाटक, असम, छत्तीसगढ़, ओडिशा। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शक्ति स्थल जो कि एक सौर ऊर्जा पार्क है, शक्ति स्थल जो आपका एक सौर ऊर्जा पार्क है ये कहाँ पे है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि शक्ति स्थल सौर ऊर्जा पार्क कर्नाटक में है। आप कहेंगे सर कर्नाटक में कहाँ है, तो कर्नाटक के तुमकुरे ज़िले के पावागढ़ नामक जगह पर, कर्नाटक के तुमकुरे ज़िले के पावागढ़ नामक जगह पे क्या है सर, शक्ति स्थल सौर ऊर्जा पार्क है जो विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क बोला जाता है। ध्यान में रखिएगा कि इस शक्ति स्थल सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना कब हुई, तो सर इसकी स्थापना 2019 में हुई थी।
तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शक्ति स्थल एक सौर ऊर्जा पार्क है जिसका उद्घाटन हाल ही में निम्नलिखित राज्य में हुआ था, आप सभी क्या कहेंगे सर कर्नाटक में हुआ था। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं आप सभी इन सारे क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, उम्मीद ये भी करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा और आप उसको सबसे पहले देख पाएंगे। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।